तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का डेरिवेशन किया था और कुछ फॉर्मूला लिखा था। C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये ऑफ कोर्स SI यूनिट्स में है क्योंकि आप इसमें एप्सिलॉन नॉट का टर्म देख पा रहे हैं। अब इसी को हम सीजीएस यूनिट्स में रीअरेंज कर लेते हैं, या तो डेरिवेशन पूरा शुरू से दोबारा करें, और यह पता है हमको कि एप्सिलॉन नॉट हमें नहीं चाहिए, एप्सिलॉन नॉट नहीं चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट खाली से डिवाइड नहीं कर सकते, पूरे 4 बाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को भगाने के लिए इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाता है और सीजीएस यूनिट्स में कैपेसिटी का फॉर्मूला रह जाता है A by 4 pi d। ऑफ कोर्स ये ज्यादा यूजफुल तो नहीं है। सीजीएस यूनिट्स में कैपेसिटी का फॉर्मूला रह जाता है A by 4 pi d। बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है पर ठीक है। ओके, मेन फॉर्मूला तो वही है कि एप्सिलॉन नॉट A by d या खाली एप्सिलॉन नॉट A by d। अगर मीडियम है तो k एप्सिलॉन नॉट A by d और नहीं तो एप्सिलॉन नॉट A by d। और सीजीएस यूनिट्स में एप्सिलॉन नॉट कभी दिखता नहीं है सीजीएस यूनिट्स में, तो ये हो जाता है k by 4 pi d, जहाँ d is the distance between the plates, a is the area of the plates, right? ठीक है। अब फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, ये फॉर्मूला हमने कैपेसिटी का डिराइव कर लिया कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के टर्म्स में। Q और V का एक फॉर्मूला था, वो था ऑपरेशनल फीचर्स के टर्म्स में। C is equal to Q by V वो ऑपरेशनल पैरामीटर्स थे। ये K एप्सिलॉन नॉट A by D है, ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं। पर इसमें भी कहीं ब्रेकडाउन इंटेंसिटी का टर्म नहीं आया, और कैपेसिटी तो उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, वो हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं आपके बात क्या है। वो टर्म फॉर्मूले पे नहीं आ रहा। ठीक है, लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए मैक्सिमम चार्ज acquired by capacitor, maximum charge acquired by a capacitor when connected to a battery of voltage V। मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर में आ सकता है तब जब हम उसे बैटरी V से जोड़ रहे हैं, तो Q का फॉर्मूला होता है CV। और आप तो जानते हैं जब आप इसे बैटरी से ज्वाइन करते हैं तो चार्ज बैटरी से कैपेसिटर में जाता है, और तब तक जाता है जब तक पूरा वोल्टेज कैपेसिटर कभी बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। तो जब कैपेसिटर पे वोल्टेज बैटरी के बराबर आ जाता है, उस समय आप चाहो तो बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम चार्ज है ना। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर when voltage of capacitor becomes equal to battery voltage। चार्जिंग के प्रोसेस में बीच में ऐसा भी टाइम आया होगा जब कैपेसिटर पे वोल्टेज बैटरी का अभी आधा ही हो पाया होगा। मान लीजिए बैटरी 10 वोल्ट की है, तो ऐसे भी मौके आए होंगे जब कैपेसिटर 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। उस समय कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम से कम है। जब वोल्टेज ही बैटरी के बराबर नहीं हो पाया है अभी और चार्जिंग का प्रोसेस जारी है, तो उस समय चार्ज कम है, तो इसलिए इस चार्ज को मैक्सिमम चार्ज कहते हैं। यूजुअली हम लोग मैक्सिमम चार्ज के नाम पे यही काम करने वाले हैं बस। अब एक और हेडिंग दे सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज on a capacitor, maximum possible charge on a capacitor। अब यहां पर वो ब्रेकडाउन वाली बात आएगी। मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज में हम कह सकते हैं कि भाई जब तक तुम्हारे कैपेसिटर का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो चार्ज स्टोर करता ही जाएगा। लिख दीजिए
Q maximum possible is equal to C into V breakdown. ये ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसकी कोई बात कभी करता नहीं है आपसे, इसकी बात कभी कोई करता नहीं है आपसे। ठीक है, पर आपके दिमाग में आता है कि भाई मैक्सिमम चार्ज किसी सवाल में आप निकाल लेते हो तो आपको फिर ब्रेकडाउन का ख्याल आने लगता है। ब्रेकडाउन के बारे में कभी सोचना ही नहीं है, फिर से साफ साफ लिख दो, नेवर थिंक ऑफ ब्रेकडाउन, never think of breakdown until the question clearly mentions, ब्रेकडाउन के बारे में आप कभी सोचिए ही मत जब तक क्वेश्चन साफ साफ उसके बारे में बात ना करे। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और D 1 मिलीमीटर है और K 5 है और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 1.9 इंटू 10⁷ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू a battery of 5 volt. Find the maximum possible charge which can be stored in the capacitor. Maximum possible charge which can be stored in the capacitor. मैक्सिमम पॉसिबल की बात कर रहा है तो तुम ये बैटरी का जो वोल्टेज है इसको तो ध्यान से हटा लो। हम सबसे पहले डेटा तो दिया हुआ है, तुम सबसे पहले सी निकाल लो, इसका डेटा तो दिया हुआ है, सी निकाल लो, या पूरी कैलकुलेशंस नहीं करते। हम समझते हैं तो जो क्यू मैक्सिमम पॉसिबल होगा होगा सी इंटू वी ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सवालों में नॉर्मली नहीं देते, बस के देके छोड़ देते हैं। हमारे फॉर्मूला में था ना कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये डेटा वो नॉर्मली नहीं देते, इसलिए वो ब्रेकडाउन तक नहीं जाते। अब मुझे सबसे पहले लगता है वी ब्रेकडाउन निकालना चाहिए, और वी का फॉर्मूला इस चैप्टर में होता है ई टू डी। ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वी इज नॉट फॉर बैटरी वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो ब्रेकडाउन इंटेंसिटी 1.9 into 10⁷ into D है 1 मिलीमीटर। दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इतना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, 1.9 into 10⁻⁴ वोल्ट्स। तब ये V की वैल्यू मुझे मिल गई। हाँ, मैं C कर सकता हूँ, C into V, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बल्कि कैलकुलेशंस के पहले मुझे ऐसा लिख देना चाहिए था, ये तो कम से कम ये डी वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ई ब्रेकडाउन इंटू डी। कैलकुलेट करिए उसको। C इंटू B ब्रेकडाउन के लिए मैंने वो दे दिया, बाकी ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये उसने दे दिया, ये दे दिया 5, एप्सिलॉन नॉट है 8.86 इंटू 10⁻12, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो 10⁻⁻2 हो गया मीटर स्क्वायर में। ये एप्सिलॉन नॉट और ये डी कैंसिल हो गया, तो ये 1.9 इंटू 10⁴ और कर देता हूँ, ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना,
ये 1.9 इंटू 5 ये 9.5 आ जाएगा। इसे मैं करीब 8.9 मान सकता हूँ, 9 भी मान सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब ये भी खत्म हो गया। अब आप इसे कर लीजिए 10⁻⁻14 और ये 4, तो 10⁻⁻10 ऐसा कुछ आ गया है ना। तो 90 इंटू 10⁻10 टाइप का मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। 90 इंटू 10⁻10, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई? फिर V अपन बैटरी का सर नहीं डी लेंगे? तो काट दिया था, तो फिर वी का फॉर्मूला। मैंने ये डी तो काट दिया था ना। हाँ तो सर मैंने e की पावर 10 टू द पावर 7 दी है। ये डी काट दिया था, ये 7 ले लेंगे, ये 7 ले लेंगे, 14 माइनस 7 हो जाएगा। इसको मैं 9 मानता, ये 9 मानता, ये 9.5 आता। अभी 9.5 से थोड़ा कम, मे बी 9.2 इंटू 10⁻⁻7, 92 टाइप कुछ हो जाएगा। ये 9 से 81 टाइप हो जाएगा। 85 इंटू 10⁻7 ऐसा कुछ मान सकता हूँ। ठीक है, सर V बैटरी का नहीं लेंगे? मैक्सिमम चार्ज आप इसे दे सकते हैं। इससे ज्यादा चार्ज दिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर बस आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहता है कि यार ब्रेक डाउन वाला टर्म तो फॉर्मूले में आया ही नहीं। तो सी में अगर आपको फॉर अ गिवन बैटरी मैक्सिमम चार्ज चाहिए तो सी टू बी बैटरी कर दीजिए, और अगर बिफोर ब्रेक डाउन मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कितना दे सकते हैं वो चाहिए तो फिर बी ब्रेक डाउन कर दीजिए। सी पे फर्क नहीं पड़ा, सी तो डिफाइंड है। अब तो जिस वोल्टेज छोटी बैटरी से लगाओगे तो उसमें मैक्सिमम चार्ज कम आएगा, ज्यादा बैटरी से लगाओगे तो चार्ज और ज्यादा आएगा। कैपेसिटी तो उतनी है पर चार्ज और ज्यादा वो स्टोर कर सकता है। एनीवे बस ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। आप अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो वो जो स्टोर चार्ज है वो और बढ़ता चला जाएगा, वो और बढ़ता चला जाएगा। अब खैर हम कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी डिस्कशन पे वापस आते हैं और हम ये देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ constructional features. Significance of constructional features. कैपेसिटी डिपेंड करती थी K पे, A पे और D पे। K एप्सिलॉन और A by D ना। Significance of constructional features KAD on capacity. कैपेसिटी पे इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है? कैपेसिटी पे इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है? कैपेसिटी का फॉर्मूला है K एप्सिलॉन नॉट A by D। कैपेसिटी का फॉर्मूला है K एप्सिलॉन नॉट A by D। तो K का क्या फर्क पड़ता है, A का क्या फर्क पड़ता है, D का क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले तो मैं समझता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ D के बारे में बात करता हूं कि D के चेंज होने से कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ D, तो फॉर्मूला है कैपेसिटी का K एप्सिलॉन नॉट A by D। इसके पता है C प्रोपोर्शनल टू 1 by D है। इसके साफ पता है कि if distance between plates decreases, capacity increases। प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है। प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जितना कम हो कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर ये पास है तो ये यहाँ जो नेगेटिव वोल्टेज पैदा करता है वो काफी ज्यादा है, इसका वोल्टेज काफी कम हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज पास बैठा है तो वो यहाँ पे पोटेंशियल को अब ज्यादा कम कर पाएगा, इसका वोल्टेज काफी कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम क्या मैथमेटिकली ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। C प्रोपोर्शनल टू 1 by D हमारे दिमागों में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। तो क्या हम डिस्टेंस 0 कर दें? डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। क्या हम D 0 कर दें?
अगर डी 0 कर देंगे ना यार तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी। और फिर बेसिकली ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को टच करेंगी, ऐसा लिख दीजिए D should be as minimum as possible. D should be as minimum as possible, but should not be zero. But should not be zero, because in that case, the system should not be termed as a condenser. उस समय सिस्टम कंडेंसर नहीं कहलाना चाहिए। It just becomes a thicker conductor. एक प्लेट की जगह दूसरी प्लेट भी उससे चिपक गई, ये थोड़ा मोटा कंडक्टर हो गया। मेन बात यह है कि अगर ये इंडक्शन वाला फीचर नहीं है ना, तो ये कायदे से फिर वो सब बातें हो नहीं सकती। अब तो इंडक्शन नहीं हो पाएगा ना। लिख दीजिए ना, नेगेटिव चार्ज will destroy the positive charge. Negative charge will destroy the positive charge. And the total charge stored in the system becomes zero. Total charge stored in the system becomes zero. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब मैंने दोनों प्लेटों को टच कर दिया है, तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो गई है इसकी? अगर इन्हें टच कर दोगे ना, तो जो मैथमेटिकली आंसर आ रहा है वही आंसर दे दो। अगर D 0 हो गया है तो Infinite. इनफाइनाइट। Now capacity becomes infinite, ये important point है। अगर D 0 हो गया है तो कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। इसी बात को जरा मैं इस हेडिंग में पढ़ा रहा हूं आपको, डिस्चार्जिंग मोड ऑफ अ कैपेसिटर या शॉर्ट सर्किट। Discharging mode of a capacitor या short circuit। तो लिख दीजिए, when positive plate of a capacitor is connected to its in the same capacitor, its negative plate to its negative plate, मतलब मैं सेम कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, by a conducting wire, or in any other manner, then the capacitor gets discharged. कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को आप कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जोड़ देंगे किसी भी तरह से, तो वो डिस्चार्ज तो हो ही जाएगा। उसका पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। कैपेसिटर is now said to be short circuited. The capacitor is now said to be short circuited. अब हम बोलते हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। ये शॉर्ट सर्किट का वर्ड जरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी भी तरह आप इन्हें अगर जोड़ देंगे तो उसके आगे लिख दीजिए, नाउ द कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम
that is a short circuited capacitor. Capacity of this system, that is a short circuited capacitor, is infinite. Is infinite. Effectively D zero हो गया है. Because effectively D zero हो गया. Effectively प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया है. जो निगेटिव प्लेट के इंडक्शन का असर होता था वो अब नहीं हो पा रहा ना. लिख दीजिए इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ द अदर प्लेट. Effect of induction of the other plate now does not happen. जो इंडक्शन का असर था दूसरी प्लेट का अब वो नहीं हो रहा. ओके अब वो नहीं हो रहा. हाँ ठीक है, बढ़िया, शाबाश. तो ऐसे में एक मैं क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. या तो ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं और इसको मैंने एक ऐसी मेटालिक प्लेट से जोड़ दिया. ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं और बीच में ऐसा एक कनेक्शन दे दिया, ये भी मेटालिक है. कैपेसिटर प्लेट्स, टू कैपेसिटर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय मेटालिक प्लेट एज शोन. इस तरह से जोड़ो या कैसे भी जोड़ दो. ये दो प्लेट्स ने बीच में इनका ऐसा रख दिया, कनेक्शन कर दिया. ये दो थी, इनके बीच में ये रख के मेटालिक प्लेट रख के कनेक्शन कर दिया. बस तो अब तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर ही देंगे. अब इस सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कारण ये है कि हम तो इसको चार्ज दे रहे हैं, पर इसका वोल्टेज बढ़ नहीं रहा. पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं. जो चार्ज हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है हमें उससे मतलब नहीं है. अगर आप सोच लो कि अर्थ से कनेक्टेड हो तो हो सकता है वो चार्ज अर्थ में जा रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हम कह रहे हैं भैया हम तो चार्ज देते जा रहे हैं और इसका वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा. ऐसा लिख दीजिए. We are supplying charge to the system. We are supplying charge to the system continuously, and even if infinite charge is given to it, even if infinite charge is given to it, there is no voltage rise. बस इसलिए C को इनफाइनाइट बोल लेना ही ठीक है. ओके, हम चार्ज देते जा रहे हैं. हम तो चार्ज अपनी तरफ से दे रहे हैं, उसका क्या अंदर जाके हो रहा हमें नहीं मतलब. हमारे लिए तो हमको तो वैसे भी जब ये कैपेसिटर बेचते हैं तो डब्बे के अंदर दे देते हैं, 2 वायर दे देते हैं बाहर बस. तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं हमें नहीं मालूम. हमने तो बाहर सर्किट से कनेक्ट किया और चार्ज दिया इसको. अब अंदर अगर ये कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा. मैं तो चार्ज दे रहा हूँ और वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, तो मेरे लिए तो कैपेसिटी इनफाइनाइट है ही. और ज्यादा डिटेल हम समझते नहीं. तो इंपॉर्टेंस ऑफ डी मैंने पढ़ लिया था. अब इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से पॉजिटिवली चार्ज, ऑपोजिटली चार्ज हैं. एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज. इनमें अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा, पर अगर आपने टच हो लेने दिया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब हमें तो फाइनाइट कैपेसिटर चाहिए. लिख दीजिए, एक चैलेंज लिख दीजिए पहले. उसमें चैलेंज, इट्स अ चैलेंज टू कीप द प्लेट्स separated. It's a challenge to keep the plate separated at a small separation. It's a challenge to keep the plate separated at a small separation. Because of the large attractive force. Between the oppositely charged plates. Because of the large attractive force between the oppositely charged plates. अब इसके बाद मेरी हेडिंग है
Number two, importance of K. Importance of K. तो K का सबसे बड़ी बात तो यही है कि भैया एयर अगर दोनों प्लेटों के बीच में थी तो कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A by D थी, और अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटी K एप्सिलॉन नॉट A by D है। तो मीडियम के आने पर कैपेसिटी हमेशा K टाइम्स हो जाती है। ये बात हमें फॉर्मूले से क्लियर हो रही है। मीडियम के आ जाने से कैपेसिटी K गुना हो जाती है। ये बात हमें डेफिनेटली फॉर्मूले से तो क्लियर हो ही रही। तो ये रिलेटिव वाला है ना, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक हैं? कांस्टेंट। जोर से। रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना ये। हाँ, K को एप्सिलॉन R कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक हाँ भाई, कांस्टेंट होता है बस 1 प्लस काय वाला, एप्सिलॉन R। 1 प्लस काय वाला रिलेटिव वाला ना। हाँ, एप्सिलॉन R। ये है एप्सिलॉन R। K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है वो है एप्सिलॉन नॉट K। इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बात आप इस पे 5 स्टार लगा दीजिए, दिमाग में बैठाना है इसलिए मुझे कि irrespective of whatever if medium is placed between the plates of a capacitor, is kept between the plates of a capacitor, capacity becomes K times. Capacity becomes K times. कैपेसिटी बढ़ानी हो तो बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दीजिए। डाइलेक्ट्रिक के रखने से क्या होता है वो मैंने पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी वगैरह डिस्कशंस में आपको ढंग से समझाया था, वो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फिर से पूरा लिख देते हैं। इफेक्ट ऑन कीपिंग a dielectric in between capacitor plates। ये हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए एक कैपेसिटर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक कैपेसिटर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जा रही है। अभी ये दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, और इसको हम मेन फील्ड कह रहे हैं। मेन फील्ड है जिसे हमने अपने पुराने डिस्कशंस में E नॉट कहा था। तो मेन फील्ड है E नॉट। अब क्या होगा, जब आप डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दोगे ना, तो ऐसे डाइपोल्स पैदा हो जाएंगे। यहाँ ऐसा डाइलेक्ट्रिक अगर आपने बीच में रख दिया, अब क्या होगी, यहाँ पर मेन फील्ड जो थी वो तो रहेगी। E नॉट तो रहेगी, वो तो जितना चार्ज है बेटा उससे स्टार्ट होगी ना। E नॉट तो रहेगी, और वो यहाँ भी E नॉट रहेगी, यहाँ भी E नॉट रहेगी ये, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी लाइंस ऑफ फोर्स आके हर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। यहाँ जितना पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी। बस अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो मेन फील्ड के ऑपोजिट होती है। इंड्यूस्ड E इज ऑपोजिट टू मेन E, और ये E इंड्यूस्ड का फॉर्मूला मैंने कुछ पढ़ा भी था, E नॉट इनटू 1 माइनस 1 by K। Induced E is opposite to main E and weak, और थोड़ी वीक होती है। बड़े अच्छे सवाल बनते हैं डिस्कशंस पे, थ्योरी के बड़े प्यारे सवाल बनते हैं।
फाइनल कंक्लूजन ही जैसे आपको ध्यान रखना है, मेन फील्ड तो अभी भी वैसी ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। ये प्लेट के चार्ज पे डिपेंड करती है। प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है तो उतनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी, और कैपेसिटर प्लेट पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ जाके टर्मिनेट होंगी। डायरेक्ट्रिक के अंदर फील्ड उल्टी इंड्यूस हुई है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब रिजल्टेंट कहानी देख लेते हैं। रिजल्टेंट पिक्चर, जो रिजल्टेंट कहानी है वो भी हमने पढ़ी तो हुई है। जानबूझ के हम डायरेक्ट्रिक थोड़ा छोटा बना रहे हैं, डायरेक्ट्रिक को छोटे साइज का बनाइए। तो अब ये मेन फील्ड है, डायरेक्ट्रिक को थोड़े छोटे साइज का बनाइए। प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे छोटी डायरेक्ट्रिक की थिकनेस हो ये, और ये अंदर ये वाली फील्ड दिखा है। ये ई रिजल्टेंट है, मतलब सॉरी ये ई मेन है, ई नॉट, और ये ई रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट कंडीशन, जब खाली एयर थी तो ये हाल था, जब डायरेक्ट्रिक है तो इंड्यूस्ड ई ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका कंक्लूजन यही है, रिजल्टेंट ई inside the dielectric is weak. Actually वो E naught by K आती है, E naught by K, but असली बात ये है it is in same direction. ये same direction वाली बात important है, but it is in same direction. That of main E, बस रिजल्टेंट फील्ड है E नॉट बाई K है, तो E नॉट में से इसको माइनस कर दूंगा, तो रिजल्टेंट फील्ड है वो E नॉट बाई K है। तो हमने देखा ही था, तो रिजल्टेंट फील्ड है वो है E नॉट माइनस E इंड्यूस, और जो इंड्यूस है वो है E नॉट into 1 minus 1 by K है, तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो E नॉट by K। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेम डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सेम डायरेक्शन में है। बाकी ये सारी थ्योरी आप दोबारा पढ़े या ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता, पर डायरेक्शन ध्यान रखें, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ डायरेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कमजोर हुई है, इस प्लेट पे भी उतनी फील्ड है जितनी यहाँ थी, क्योंकि अगर यहाँ 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 लाइंस स्टार्ट होगी, और यहाँ 10 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ 10 लाइंस टर्मिनेट होगी। मेन फील्ड पे फर्क नहीं पड़ा है, केवल डायरेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है वो कम हो गई। एनीवे ऑलराइट, अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यार जब तुमने डायरेक्ट्रिक रखा ना, जब तुमने डायरेक्ट्रिक रखा तो हम कहने को ये बोल सकते हैं कि भाई फील्ड अंदर कमजोर हो गई, फील्ड कमजोर हो गई। तो इससे पहले कि ब्रेकडाउन हो आप और चार्ज दे सकते हैं, चार्ज बढ़ाएंगे तब फील्ड बढ़ेगी और तब जाके ब्रेकडाउन की लिमिट पे आएगी ना। मान लीजिए फील्ड सिचुएशन ऑलरेडी ब्रेकडाउन की लिमिट पे आ गई थी, फिर आपने बीच में डायरेक्ट्रिक रखा, तब फील्ड कमजोर हो गई, फील्ड कमजोर हो गई, तो इससे अब ब्रेकडाउन तो होएगा नहीं। तो इससे पहले कि ब्रेकडाउन की लिमिट फिर से आए आप इस सिस्टम को और चार्ज दे सकते हो, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। हमें खैर इसकी थ्योरी से मतलब नहीं है, हम लिख तो लेंगे, पर इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। ये पहले कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बाद में है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो मीडियम के आने से कैपेसिटी के गुना बढ़ रही है। ऐसे आप खैर एक लाइन लिख दीजिए थ्योरी की, खास काम की बात तो नहीं है, लिख दीजिए ड्यू टू डायलेक्ट्रिक E decreases. So before the breakdown occurs, we can give more charge to the capacitor. We can give more charge to the system. So its capacity increases. We can give more charge
to the system, so its capacity increases. ये बेस्ट तो वही है कि एयर में कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और मीडियम में कैपेसिटी है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मीडियम में कैपेसिटी के गुना बढ़ गई। जितने डिसीजन फॉर्मूले से लोगे उनमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। थियरी से डिसीजन लिया तो सिली मिस्टेक होगी। ये आप अब तक एक्सपीरियंस सब कर चुके होंगे, ठीक है ना? ऑलराइट, वेरी गुड, शाबाश। चलिए बढ़िया है। अब के का फिर डायलेक्ट्रिक का एक काम हम और भी बोल सकते हैं कि हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। और हमारे सामने एक चैलेंज और भी था कि दोनों प्लेटों पे एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज है और हमें इनका काफी पास पकड़े रहना है। इनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं जिंदगी भर यहीं खड़ा रहूंगा दोनों प्लेटों को पकड़ के कि चिपक ना जाए? छोड़ दिया जरा सा भी तब तो चिपक ही जाएंगी। तो बीच में एक पतला सा डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो और छोड़ दो। के का काम ये है, ऐसा अलग से डैश करके लिख दीजिए, एक सेकंड यूज करके लिख सकते हैं बस कि के कीप्स द प्लेट्स, के डाइलेक्ट्रिक कीप्स द प्लेट्स इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। K keeps the plates electrically separated from one another because K means dielectric means insulator। बीच में हमने इंसुलेटर डाल दिया। ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और बीच में ऑलमोस्ट इनको टच करता हुआ आपने डायरेक्टर डाल दिया। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और जब आप डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल देंगे तो बस ये तो ऐसा चिपक जाएंगे, जाके डाइलेक्ट्रिक को प्रेस कर देंगे। तो अब आपको इन्हें पकड़े रहने की जरूरत नहीं बची, ठीक है? अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी भी ये नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन भी है, पर इसने बीच में आके इन्हें रोक दिया, मिलने से रोक दिया, ठीक है? ये डाइलेक्ट्रिक का असली काम। यहां से हमें एक ही बात सीखनी है, इंपॉर्टेंट एक ही बात सीखनी है कि कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स में कई बार ये प्लेटों के बीच का डिस्टेंस नहीं देते। वो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, लिख दीजिए डैश करके, 2 स्टार लगा दीजिए। इफ इन न्यूमेरिकल्स डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज नॉट गिवन, if in numericals distance between the capacitor plates is not given, then it should be taken to be equal to thickness of Thickness dielectric. of thickness of dielectric. dielectric। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ये आपका कंसंट्रेशन बेटर है तो आप आगे आगे सोच पा रहे हैं, वेरी इंप्रेसिव। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जरूर इन्होंने दो डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दिया होगा और दोनों प्लेटों ने आके डाइलेक्ट्रिक पे चिपक गई होंगी। अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो फिर हम उसे डाइलेक्ट्रिक के डिस्टेंस के बराबर, डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस के बराबर ही लेंगे। ये बात न्यूमेरिकल में काम आती है, ठीक है? के की भी बात हो गई। अब डिस्कशंस अबाउट एरिया और कर लेते हैं। फॉर्मूले में 3 चीजें आती हैं। अब एरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इस ए का क्या महत्व है। के एडी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एक्चुअली एरिया पे चार्ज डिसाइड करता है। जो प्लेट एरिया है ना, भाई फील्ड कहाँ रहती है? फील्ड रहती है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। फील्ड बाहर तो रहती नहीं है, फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में रहती है। और चार्ज कहाँ रहता है? वो प्लेटों पे डिसाइड करता है। तो अगर प्लेट का एरिया बड़ा है तो फिर ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही लेगा ये सिस्टम। ऐसा लिख दीजिए, चलिए, E resides in the space between the plates. E resides in the space between the plates, and charge resides on the area of the plates. Charge resides on area of the plates. So more the area, more the charge the system can store. More the area, more the charge the system can store. चार्ज रहता तो एक्चुअली एरिया पे ही है। Therefore, capacity is directly proportional to area. Capacity is directly proportional to area.
एरिया बड़े से बड़ा लेना चाहिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो, एरिया बड़े से बड़ा लेना चाहिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो, और तभी तो ये इनफाइनाइट शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट की तरफ बढ़ेगी ना। छोटी प्लेट का क्या करोगे, लिख दो कि लार्ज एरिया इज आल्सो डिजायरेबल, large area is also desirable, so that we can assume the plates to be of infinite extent. We can assume the plates to be of infinite extent. ठीक है, जितना बड़ा एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और डी कम से कम होना चाहिए, तभी तो दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी। अगर डी कम से कम होगा तभी तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनके लिए जो शीट ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट एक्सटेंट का माना जा रहा है। हमेशा हम ये बात अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स इनफाइनाइट एक्सटेंट की, मैंने आपको बताया था, डी कम से कम रहता है और ए ज्यादा से ज्यादा रहता है। इसीलिए दिस अजम्पशन इज वैलिड दैट द शीट्स of charge can be considered to be of infinite extent. प्लेटों के बीच में डी रखते ही कम से कम है और ये ज्यादा से ज्यादा, इसलिए कभी भी आप बोल भी दे कि प्लेट का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसा हमने सवाल में कहा था, तो आप ये मत कहना कि यार ये तो इनफाइनाइट एक्सटेंट का नहीं है। ये एक सवाल हमने दिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 1 मिलीमीटर, उसमें डी को भी तो देखो 1 मिलीमीटर। अब हम उसे कह सकते थे कि सर ये आप एरिया इनफाइनाइट एक्सटेंट का कैसे ले रहे हैं, यार हमें वो दिमाग ले ही नहीं जाना, तो हमेशा इनफाइनाइट एक्सटेंट का ही। अगर वो इनफाइनाइट एक्सटेंट का नहीं है तो सॉल्व कैसे करना है सवाल वो हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें और कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं गया, तो जो भी सवाल आएगा हम इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे, है ना। राइट, ऑलराइट। एरिया के बारे में अब एक बात आप ये लिख दीजिए कि हियर ए इज एक्चुअली, पहली बात तो ये है कि जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी हो सकता है, वो लेंथ स्क्वायर भी हो सकता है, और वो ट्रायंगल है तो वो हाफ बेस इनटू हाइट भी हो सकता है। ये प्लेट है तो ट्रायंगल किसी भी शेप की हो सकती है ना। तो न्यूमेरिकल्स में आप ये एरिया कुछ भी ले सकते हैं, ये मैथमेटिकल तो ये बात डेफिनेटली अच्छी है, काम की है। अगर वो बोलता है सर्कुलर प्लेट्स हैं, सर्कुलर है तो सर्किल, फिर एरिया पाई आर स्क्वायर आपको पता है, तो कैलकुलेशन में तो करना पड़ेगा आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे असली बात लिख देते हैं, हियर ए इज एक्चुअली ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू प्लेट्स। मतलब अगर एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट ऐसी है, छोटी साइज बराबर नहीं है, तो इसका यहाँ जो प्रोजेक्शन आएगा ना, ये ओवरलैपिंग एरिया है। अब कैलकुलेशंस में आप खाली इस एरिया को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सारा चार्ज केवल यहीं आके बैठेगा, यहाँ चार्ज रहेगा ही नहीं, सारा चार्ज अट्रैक्ट होकर खींच के यहाँ सामने आ जाएगा, और फील्ड खाली इसी स्पेस में कंटेन्ड है, बिकॉज field is contained only in this space, and charge is stored only on this area, this common area, on both the plates. अगर प्लेट्स डिफरेंट साइज की हैं, अगर प्लेट्स डिफरेंट एरिया की हैं, अगर प्लेट्स डिफरेंट एरिया की हैं, तो फिर चार्ज, ये जो छोटी वाली प्लेट का एरिया है ना, वही ओवरलैपिंग एरिया हो जाए, वही ओवरलैपिंग एरिया हो जाए। चार्ज यहाँ रहेगा ही नहीं, चार्ज सारा भाग के इसके ठीक सामने आ जाएगा और यही फील्ड बनेगी बस। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया ही लेते हैं, ये एरिया कैलकुलेशंस में नहीं आएगा,
बस यहाँ हेडिंग ये आगे लिख सकते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल कंडेंसर्स। This is the principle of variable condensers. By changing the overlapping area, we can change. By changing the overlapping area, we can change the total capacity of the system. By changing the overlapping area, we can change the total capacity of the system. ठीक है? ये पुराने जमाने के ट्रांजिस्टर्स वगैरह, रेडियो वगैरह आपने पता नहीं यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। जब एक पर्टिकुलर स्टेशन हम लोग को सिलेक्ट करना रहता था हमारे ज़माने में, तो जो रेडियो या ट्रांजिस्टर रहता था हम उसकी एक नॉब घुमाते थे। ये वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह के लिए तो आज भी आप कहीं कहीं नॉब घुमाते हैं ना, तो वो जो नॉब रहती है ना, वो यहाँ ये दो प्लेट्स ऐसी रहती हैं, यहाँ नॉब कनेक्टेड रहती है। जब आप नॉब घुमाते हो ना तो ये प्लेटें ऐसी हो जाती है। अभी ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो गया ना, तो कैपेसिटी चेंज हो गई। ये प्लेटें आगे पीछे रहती हैं। अभी तो अच्छा ओवरलैपिंग एरिया बहुत बढ़िया है। जब नॉब से आपने इस प्लेट को घुमाया, एक प्लेट तो फिक्स है, और एक प्लेट को जब घुमाया तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो गया, तो कैपेसिटी चेंज हो गई। बात समझ में आई? बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। तो आप लिख चुके हैं, डायग्राम दिखा सकते हैं कि ये ऐसी प्लेट ऐसी थी और दूसरी भी इसके ठीक पीछे थी, दूसरी भी इसके ठीक पीछे थी, पर इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। जब नॉब को घुमा दिया, जब थोड़ा सा नॉब को घुमा दिया तो ये सिस्टम ऐसा बन गया। नॉब को जब घुमा दिया, दोनों प्लेटें ऐसी थी आगे पीछे, नॉब को घुमा दिया तो ऐसा बन गया। नॉब को घुमा दिया तो ऐसा बन गया। थैंक यू प्रियांशु, बहुत बढ़िया। अच्छे से आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है, आप रिएक्शंस दे रहे हैं। दैट इज ऑल वेरी वेरी गुड, एंजॉय, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन लेवल ऐसा ही आप सेल्फ स्टडी के समय भी रखिए, तभी केवल मार्क्स आएंगे आपके। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जब आप पढ़ने बैठे हो तब आप जरा एनालाइज करो अपने आप को सेल्फ स्टडी के समय। उस समय आपका कंसंट्रेशन क्लास से भी ज़्यादा होना चाहिए, और वो स्पीड बढ़ाओगे तो आ जाएगा। धीरे धीरे करोगे तो थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं आएगा। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ाओ और मजे देखो। एनीवे, इस समय मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता तो नहीं रहा, वक्त आने में बताऊंगा। लिख दीजिए, दिस इज यूज्ड इन रेडियो ट्यूनिंग। जब रेडियो ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेशन, तो आप जब सेलेक्ट करते हैं तो यही यूज होता है, रेडियो ट्यूनिंग। ठीक है? अभी आजकल तो हम लोग रिमोट से कर लेते हैं पर्टिकुलर स्टेशन सिलेक्ट, वरना हम लोग ऐसा करते थे, जो ट्रांजिस्टर है उस डब्बे की फ्रीक्वेंसी जब किसी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वो उसका सिग्नल पिकअप कर लेता है। ये रेडियो ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली, हम आपको बहुत बाद में एसी सर्किट्स में पढ़ाएंगे। अभी तो इतना ही चलने दीजिए कि वेरिएबल कंडेंसर में ये ओवरलैपिंग एरिया चेंज कर देते हैं तो उससे सी चेंज हो जाता है, बस। तो ये KAD का सिग्निफिकेंस और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस मैंने आपसे फॉर्मूले में डिस्कस कर लिया। ठीक है? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दीजिए। सिंपल एक क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर of radius r is same as that of a PPC, parallel plate condensers having circular plates of radius r. Circular plates of radius r. Find D. Lay down the least distance
इन चीजों के टर्म्स में निकालें। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर रेडियस आर इज सेम एज, जरूर हमें ध्यान से एक कैपेसिटी देखनी होगी, ध्यान से दूसरी कैपेसिटी देखनी होगी और उन्हें इक्वेट करना होगा। तो जो C1 है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो कंडक्टर है खाली, अ कंडक्टर। और जो C2 है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खाली एप्सिलॉन नॉट आया था, सॉरी, A एप्सिलॉन epsilon नॉट A बाय D। इस D A को मैं equals to R. D is equal to R square by 4R. हाँ शाबाश, ठीक कहा R आपने, by 4. बहुत बढ़िया। ये जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर और डी ये कैंसिल हो गया, तो हाँ D इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय 4R। आपका अच्छा आंसर आ गया था, शाबाश, वेरी गुड। ये छोटा सा क्वेश्चन था, पर इसका मकसद ये था कि वो आप कहीं गलती से इसको भी, मतलब ये तो स्फीयर है ही, कहीं आप इसको भी स्फीयर ना मान लें। यहाँ ज्यादातर तो स्फीयर ही चलता है ना। ये प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, तो प्लेट में और स्फीयर में प्रॉपर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। स्फीयर आपका स्फीयर जैसा विजुअलाइज हो और प्लेट आपकी ऐसी विजुअलाइज हो, सर्कल जैसी। आप इमेजिन करें कि भाई मेरे पास एक ये का कंडक्टर था, या वो कंडेंसर भी दे सकता है, और दूसरा जो था मेरे पास वो पीपीसी था, दूसरा था मेरे पास कोई ऐसा, ये डायग्राम इस टाइप का बनाना चाहिए पहले कि भाई ये सर्कुलर प्लेट्स का पीपीसी है। सवाल समझने में कहीं हम जल्दबाजी में गलती न कर दें, ठीक है। अब कैपेसिटेंस से हमने पढ़ा था कि उसकी प्लेट्स का जो एरिया है उस पर चार्ज रिसाइड करता है, प्लेट्स का जो एरिया है उस पर चार्ज रिसाइड करता है, और उसका जो प्लेट्स के अंदर की वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी डिसाइड करती है। तो ये हेडिंग दे देते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी inside the volume of PPC। पैरेलल प्लेट कंडेंसर में ये जो वॉल्यूम है, इस पूरी वॉल्यूम में कुछ एनर्जी स्टोर की हुई, इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है। ये प्लेटों का एरिया A है और इनके बीच में डिस्टेंस D। तो मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो एनर्जी को मैं हाफ CV स्क्वायर लिख देता हूँ और वॉल्यूम को A इंटू D लिख देता हूँ। कैपेसिटर के बीच में अगर इसकी कैपेसिटी C है और इसका इस समय फिलहाल वोल्टेज V है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ CV स्क्वायर, और जिस वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर्ड है वो वॉल्यूम है A इंटू D। जिस वॉल्यूम में ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, अब मैं C का फॉर्मूला क्या लिखूं? जितना हो सके K वाला फॉर्मूला ही लेने की आदत डालो, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D इनटू V स्क्वायर अपॉन A इंटू D। तो ये कम से कम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट A बाय D इनटू V स्क्वायर अपॉन A इंटू D। जैसा 1 था ना, इनटू 1 अपॉन AD हो गया, A और A कैंसिल हो गया और D स्क्वायर हो गया, तो ये हाफ K एप्सिलॉन नॉट V बाय D का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि मैं V बाय D को क्या लिखना चाहता हूँ? E, शाबाश। तो जो एनर्जी डेंसिटी है ना, जिसको कि स्मॉल u से डिनोट करते हैं, वो है हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हम लोगों ने तो ये पहले पढ़ा ही हुआ है।
हम लोगों ने तो पहले पढ़ा हुआ था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अब बस के का टर्म और आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी, वही केस है भाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर थी। आज बीच में वो डाइलेक्ट्रिक भी है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो आज भी फॉर्मूला यही है, और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा स्टोर्ड है। ये पहली बात लिख दीजिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लिख दीजिए। In presence of dielectric, the energy stored, inside the capacitor plates is more. मतलब एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो पूरी एनर्जी भी ज्यादा होगी ना, because the dipole moments interact with each other. Dipole moments interact with each other to give this additional energy. Dipole moments interact with each other to give this additional energy. ठीक है? पहले एनर्जी डेंसिटी थी खाली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और अब तो मीडियम के आने से इस चैप्टर में तो हर चीज बढ़ रही है। जो डाइपोल बढ़ेंगे, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो डाइपोलों की आपस में भी कुछ तो एनर्जी होगी। डाइलेक्ट्रिक के आने से एनर्जी बढ़ जाती है। ये और हम थोड़ा फॉर्मूले से थोड़ी देर बाद आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी भी फॉर्मूले से तो हो ही रहा था, थोड़ा और बेटर क्लियर करेंगे। अब आप हेडिंग दे दीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। Force of attraction between the two capacitor plates. ये पॉजिटिव प्लेट है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स में देख रहा हूं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, और हमको पता है भैया Q1 Q2 का d स्क्वायर तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो कूलम्स लॉ पर बेस्ड है। तो एक बेसिक फॉर्मूला लेते हैं। इस कूलम्स लॉ के अलावा आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना, ये डायरेक्टली कूलम्स लॉ से नहीं आया, ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन से आया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये बेसिक बात है, जहां भी चार्ज Q को फील्ड में रखेंगे तो फोर्स Q ही लगेगा, ये उससे आया था। इसमें Q1 Q2 का d स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में ये बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि कूलम्स लॉ पर बेस्ड नहीं। तो अब मैं E कितनी लूं और Q कितना लूं? मेरे को कैपेसिटर की प्लेट्स पे फोर्स चाहिए, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। CV into sigma by 2 epsilon naught. चलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली। CV into V into D. चलिए मैं मेरे को बात करने दें। ऑलराइट, आपको ये बोलना पड़ेगा असल में कि ये जो प्लेट है ना, और दूसरे चार्ज को खाली यूं इमेजिन करें, दोनों प्लेट को इमेजिन करें। बोले इसका जो चार्ज है ना, इसका जो चार्ज है, इट इज प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ दिस प्लेट। फिर चार्ज क्यू को फील्ड ई में रखते हैं तो फोर्स क्यू ही आता है ना। चार्ज क्यू को फील्ड ई में रखते हैं तो फोर्स क्यू ही आता है। तो इसकी फील्ड तो नहीं लेनी ना, मुझे खाली इसकी फील्ड लेनी। खुद की फील्ड के कारण तो कभी फोर्स लगता नहीं। बस ये डायग्राम बना दो, चार्ज माइनस क्यू ऑन द अदर प्लेट is kept in the field of primary plate. Thus,
इसका चार्ज लेंगे, इसकी फील्ड नहीं लेंगे, क्योंकि खुद की फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगता। ये चार्ज क्यों इसकी फील्ड में बैठा है। अब आप फोर्स का फॉर्मूला बताइए। अब इंटेंसिटी कितनी लेंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटेंसिटी कितनी लेंगे बोल दीजिए। sigma by 2 epsilon. Sigma by 2 over epsilon. 2 सिग्मा बाय epsilon. 2 एप्सिलॉन। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली हमारा आंसर है। अब हम इसे जिस तरह से चाहें रीअरेंज कर सकते हैं। माइनस साइन तो अब हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये बता रहा है। सिग्मा है q अपॉन a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया q स्क्वायर अपॉन a, कुछ ऐसा, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। फिर q को c भी डाल दो वगैरह वगैरह, q को c भी डाल दो। अब फोर्स बिटवीन प्लेट्स के आप कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स के आप कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं, क्योंकि q को आप c भी डाल दो। बेसिक बात ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे 2-3 स्टार दे दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका q इसकी फील्ड में रखा है, और ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। बस यहाँ ये 2 आएगा, यहाँ ये 2 आएगा। मुझे टोटल फील्ड नहीं लेनी, इसकी फील्ड नहीं ले रहा, खाली इसकी फील्ड ले रहा। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है और डेंजरस बात ये है, खतरनाक बात ये है कि अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? A times बढ़ जाएगा, बिटवीन टू 2 प्लेट्स टाइम्स कम हो जाएगा। बढ़ जाना चाहिए। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक ये रिजल्टेंट तो ई नॉट अपॉन के हो जाता था ना। is introduced in the space between the capacitor plates. ये एक स्टार दे सकते हैं। नॉर्मली इसे लोग टच करते नहीं है पेपरों में, पता नहीं क्या बात है, ज्यादा पूछा नहीं है कभी, और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो डायग्राम बना रहे थे ना बार बार, वो बहुत ध्यान से ऐसा बना रहे थे। अगर आप डायलेक्ट्रिक रख देंगे ना, तो आप इतना भी टाइट उसे फिट करें, इतना भी टाइट उसे फिट करें, यहाँ एक एयर गैप तो रह ही जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूँ कृष्ण मित्तल? सर की डाइलेक्ट्रिक और प्लेट्स के बीच में एयर गैप तो रहेगा ही। क्या? इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ डालने No effect, sir. हाँ, बहुत से, शाबाश भाई। तुम्हें इस पर फोर्स चाहिए ना, और यहाँ जो अब आप इसका क्यू और ई देखिए, ये किस ई में रखा है, और ये ई तो वही है जो इसने पैदा की थी। डाइलेक्ट्रिक की जो ई है वो कम है, और इस प्लेट पे वापस जो ई है वो सेम है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के रखने से फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम फॉर्मूले से उसे रीअरेंज करने की कोशिश मत करना। लिख दीजिए साफ साफ, लिख दीजिए फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, force between the plates do not depend upon the field between the plates. It does not depend upon the field between the plates. Bracket में inside the dielectric. Inside the dielectric. It only depends upon the field due to the charged plate. It only depends upon the field due to the charged plate. Therefore, force will remain unchanged. Force unchanged.
सबसे बड़ी बात है, हाईलाइट करके लिख दीजिए, कैप्स में लिख दीजिए पूरा, as long as charge on the capacitor plates is unchanged, as long as charge on the capacitor plates is unchanged. अगर कुछ तुमने ऐसा किया जिससे मान लीजिए चार्ज ही चेंज हो गया, तो फिर शायद फोर्स चेंज होगा, वो और अभी क्लियर होगा। अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ है तो फोर्स अनचेंज रहेगा, यहाँ कितना भी छोटा एयर गैप हो, और इस प्लेट पर जो इंटेंसिटी रहेगी वो तो उतनी रहेगी जितनी यहाँ से चली थी, क्योंकि यहाँ अगर 100 माइनस चार्ज है तो 100 लाइंस ऑफ फोर्स आके यहाँ टर्मिनेट होंगी ही होंगी। 100 यदि यहाँ पॉजिटिव है तो 100 लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी, और अगर यहाँ 100 नेगेटिव चार्ज है तो 100 लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट होंगी ही होंगी, कितना भी टाइट फिटिंग है क्यों ना हो। डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड चेंज हो गई है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड चेंज हो गई है, पर जिस फील्ड में अभी दूसरी प्लेट सिचुएटेड है, जिस फील्ड में अभी दूसरी प्लेट सिचुएटेड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के रखने से फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते क्यू अनचेंज। अगर क्यू चेंज हो गया, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो फिर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल चेंज। क्यू सबसे बड़ी बात है, सब कुछ क्यू के ही कारण होता है, फील्ड भी ई के क्यू के कारण पैदा होती है, और फोर्स भी फिर क्यू के ही कारण लगता है। सारी चीजें यहाँ क्यू, मेन चीज है क्यू। और अब हम इसका एनर्जी का एक डेरिवेशन ही अगर करना हो तो ज्यादा आसान तरीके से कर देते हैं। फिर से लिख दीजिए, डिस्कस फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, discuss force between the plates in terms of electrostatic potential energy, in terms of electrostatic potential energy stored between the plates, electrostatic potential energy stored between the plates. मैंने पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड जानबूझ के यूज किया ताकि हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है ना, x = -du/dx। नेगेटिव साइन पहले भी बता रहा था, नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। -qe मैंने इसके पिछले डेरिवेशन में बोला था ना, -qe, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण था। बस अब मैं चाहूं तो अपने डेरिवेशन को ज्यादा आसानी से कर सकता हूं, पिछला वाला डेरिवेशन जो था, ये d और d को हटा दो, इस एनर्जी को लिख लो ½ cv² और x को लिख लो d। फोर्स का ये फॉर्मूला भी एक बढ़िया फॉर्मूला है। एनर्जी तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही हुई ना, ये एनर्जी जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस हुई। तो अगर तुम्हें उस मेथड से डिराइव नहीं करना, -qe, और q था e था σ/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा था q/a, तो फोर्स का फॉर्मूला था माइनस इन अट्रैक्टिव और ये हो गया था q²/2 एप्सिलॉन नॉट a। अब उसने आंसर सी इसके टर्म्स में दे दिया, v के टर्म्स, q के टर्म्स में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला बेटर है, और वेलोसिटी वोल्टेज के टर्म्स में चाहिए तो ये बेटर है, ऐसा ध्यान रखो। अगर चार्ज के टर्म्स में चाहिए तो यहां से पहुंचना, और अगर एनर्जी वोल्टेज के टर्म्स में चाहिए तो यहां से पहुंचना, दोनों हैं तो एक ही बात, इसी से भी दूसरा डिराइव किया जा सकता है, पर पेपर हॉल के लिए अगर हमने डेरिवेशन छोड़ दिया तो कहीं नुकसान होने की संभावना है। अगर चार्ज के टर्म्स में फोर्स बिटवीन द प्लेट्स चाहिए तो ये फॉर्मूला लीजिए, चार्ज के टर्म्स में फोर्स बिटवीन द प्लेट्स चाहिए तो ये डेरिवेशन लीजिए, और वोल्टेज के टर्म्स में तो ये बहुत ही आसान है। और मैं उसको भी ऑफ कोर्स ये लिख के लिख ही सकता था, एनर्जी को ½ लिख दूं अपॉन d, ये भी चलेगा। और देख लीजिए, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पूछा तो जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक से फोर्स बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं होता। ऑलराइट, एक क्वेश्चन लिखिए, a proton is kept at the midpoint of a PPC
as shown. यहाँ एक प्रोटॉन रखा हुआ है, यहाँ प्रोटॉन रखा हुआ है, ये डिस्टेंस d है, इस पे चार्ज q है। बस कहते हैं फाइंड द फोर्स ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे फोर्स निकालिए। तो फोर्स हो जाएगा QE, और अब समझ में नहीं आ रहा मैं E दोनों प्लेटों के कारण लूं, एक प्लेट के कारण लूं। दोनों E दोनों, हाँ दोनों के कारण। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ तो जो E है वो तो इसने भी पैदा की, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स आएगा वो ये नहीं आएगा। अगर प्लेटों के बीच में फोर्स चाहिए तो फील्ड एक ही की लेते हैं। ये चार्ज इस पे फोर्स चाहिए था तो ये खाली इसकी फील्ड में बैठा था, पर ये वाला तो दोनों की फील्ड में बैठा है ना। तो ध्यान से देख लीजिए कि वो फोर्स आपको निकालना काहे पे। अगर एक प्लेट में लेना है तो नीचे 2 आएगा क्योंकि फील्ड एक प्लेट की लेंगे, और अगर बीच में प्रोटॉन बैठा है, बीच में प्रोटॉन बैठा है तो फिर फील्ड दोनों प्लेट्स की लेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें डायरेक्शन क्या है फोर्स की, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? Towards left. लेफ्ट। ठीक है, वो ठीक है, Left. तो बस बोल देते हैं फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। और इस सवाल का पार्ट भी है, इस सवाल का पार्ट भी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेड 3 times, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेड 3 times। The force of the proton becomes, 3 times. नहीं यार, Same रहेगा सर। हाँ शाबाश, सेम रहेगा सुशील, बहुत बढ़िया। F का फॉर्मूला है QE, ना तो Q पे फर्क पड़ा ना E पे फर्क पड़ा है। जो E है दोनों प्लेट्स के बीच में E यूनिफॉर्म होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में E यूनिफॉर्म होती है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। जब आप प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना तो E चेंज नहीं होगी। F है QE, जो Q प्रोटॉन का है वो तो सेम है, और जो E है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है। यहां भी फिर से लिख दीजिए कि until the charge on the plates change, until the charge on the plates change, the field between the plates, field between the capacitor plates will not change. The field between the capacitor plates will not change. Field between the capacitor plates will not change. बात समझ में आ गई? चार्ज अगर सेम होना चाहिए, ठीक है, because actually field is created by the charge. Actually field तो चार्ज ही पैदा कर रहा है ना, एक्चुअली फील्ड तो चार्ज पैदा कर रहा है। और इसके बाद पार्ट सी लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेड इनफाइनाइट। Distance between the plates is made infinite. What will be the effect on the force on the proton now? बीच में जो प्रोटॉन रखा है उस पे फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट रहेगा हैं? सर, इनफाइनाइट रहेगा। जो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Same रहेगा. नहीं सेम तो नहीं रहेगा, 0 0 भी नहीं रहेगा, Zero. भी नहीं रहेगा।
बहुत दूर हो जाते हैं तो डाइपोल बन जाते थे। हाँ वो बात तो सही है, जब बहुत दूर हो जाते हैं तो डाइपोल बन जाता है। सिंपल आंसर कुछ समझ नहीं आ उससे रहा। नहीं होना चाहिए। पुरानी जो पहली कॉन्फ़िगरेशन थी उससे कंपेयर करना है ना। भाई सुनो मेरी बात, मैंने कहा है, मैंने आपसे ये कहा है कि एक प्लेट यहाँ है, जो भी है यहाँ पर, और ये एक प्रोटॉन है, और दूसरी प्लेट में इंफिनिटी पे ले गया, मतलब उसका अब असर नहीं हो रहा। तो अब ये जो चार्ज है वो इसकी फील्ड में बैठा है ना। लिख दीजिए, नाउ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज प्रेजेंट in field of only one of the plates. अब तो भैया ये इसकी फील्ड तो अभी भी है ना, इसकी फील्ड तो अभी भी है, दूसरी का असर नहीं होगा। वो कहता है डिस्टेंस 2 गुना किया, 4 गुना किया, 6 गुना किया, 10 गुना किया, 50 गुना किया, 100 गुना किया, यहां तक भी बोलता तो भी मैं कहता फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर डिस्टेंस 0.1 माइक्रोमीटर था, 0.1 माइक्रोमीटर था, और अब 1000 गुना भी कर दिया तो 0.1 मिलीमीटर बचेगा। तो 1000 गुना कर दिया, इससे भी मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। पर अगर वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं इंफिनिटी पे ले गया, फिर पक्की बात है, नाउ दिस चार्ज इज प्रेजेंट ओनली इन द फील्ड ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स। अब इंटेंसिटी आधी हो गई है, सो फोर्स विल बिकम हाफ। अब इंटेंसिटी आधी हो गई है, सो फोर्स विल बिकम हाफ। ठीक है, अब बस ऐसे ही ये हेडिंग दे देते हैं, हाउ इज अ कंडेंसर चार्ज, हाउ इज द कंडेंसर चार्ज। तो आप तो जानते हैं कि कनेक्टेड टू अ बैटरी, बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी। अब मैं डायग्राम में ये दिखा देता हूं, ये कंडेंसर है और ये बैटरी। अगर ये कंडेंसर है तो कायदे से मुझे ये भी दिखाना चाहिए था, अर्थिंग। कंडेंसर है तो उसकी आउटर साइड अर्थ है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज बैटरी से निकल के कैपेसिटर में जाता है। लिख दीजिए, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर। Till the capacitor voltage becomes equal to the battery voltage. Till the capacitor voltage becomes equal to the battery voltage. Till the capacitor voltage becomes equal to the battery voltage. अब बाद में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो चार्ज बहेगा नहीं। ठीक है, मुझे एक्चुअली मेन बात आपको बस ये बतानी थी यहाँ पर कि यार ये अब ना अर्थिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। अर्थिंग का क्या कहना था कि ये 0.0 पोटेंशियल पे रहेगा। अगर तुम बैटरी के नेगेटिव से इसे जोड़ रहे हो, अगर बैटरी 5 वोल्ट की है तो मैं यही मानता हूँ ये +5 वोल्ट है और ये 0 है, और तुम इसमें से कितना भी चार्ज निकाल लो ये +5 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 5 ही रहेगा। तुम इसे कितना भी चार्ज दे दो, इसमें से चार्ज निकाल लो या चार्ज दे दो, ये तो अर्थ के जैसे बिहेव करती है ना बैटरी। इसका तो वोल्टेज चेंज नहीं होता ना जब तक इसके सारे केमिकल्स कंज्यूम ना हो जाए। तो अगर आप इसको बैटरी से जोड़ रहे हैं तो दैट इज एज गुड एज अर्थिंग। इसलिए अब से हम डायग्रामों में अर्थिंग बनाना बंद कर दें। लिख दीजिए, joining the capacitor to the negative of the battery, joining the capacitor to the negative of the battery
is as good as earthing. Is as good as earthing. So henceforth, when a capacitor or a number of capacitors, when a capacitor or a number of capacitors are joined to a battery, when a capacitor or a number of capacitors are joined to a battery, we do not show earthing. अब हम अर्थिंग कभी नहीं दिखाते हैं, ठीक है? बस ये वाली बात बताने की मैंने हेडिंग लिखवाई थी वाली। अब यहाँ दो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है क्वेश्चंस की। एक बार तो ये क्या करता है कि इसने कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा है और इस बीच वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे कैपेसिटी चेंज हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिनमें battery remains connected with the circuit while we change the capacity by changing area or by changing D or by putting a dielectric inside. ऐसा लिखिए आगे, केस 1 लिख दीजिए, केस 1 लिख दीजिए और सर नाम भी दे दीजिए, लिख दीजिए बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। केस 1 है, इंपॉर्टेंट है। केस 1 बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। मतलब यह है कि आपने कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा और आप जानते हैं कि बैटरी अगर 5 वोल्ट की है तो फाइनली कैपेसिटर पे वोल्टेज 5 वोल्ट होके मानेगा। बैटरी का वोल्टेज तो कम होने से रहा, बैटरी से आप चार्ज निकालोगे पर बैटरी का वोल्टेज तो 5 ही रहेगा और चार्ज तब तक बहेगा जब तक कैपेसिटर भी 5 वोल्ट पे ना आ जाए। अब इस बीच मान लीजिए मैंने प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और शायद कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो जाएगा। पर बैटरी जुड़ी हुई है ना, अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो मैं अभी ज्यादा डिटेल में सोच नहीं रहा, बाद में बताऊंगा आपको। अगर बैटरी जुड़ी हुई है और तुमने कोई नाटक किया जैसे सी चेंज होगा, जैसे ही सी चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। अगर तुमने कोई चेंज किया और Q को अभी और बहने का मौका नहीं मिला है तो V चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका V चेंज होगा ना, जैसे ही इसका कैपेसिटर का V चेंज होगा, बैटरी तो यहाँ जुड़ी ही है, बैटरी तो जुड़ी है, तो फिर चार्ज बैटरी से निकल के कैपेसिटर में जाएगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल वापस सेम ना हो जाए। तो बीच में इसका कहानी जरूर कुछ लंबी चौड़ी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए तो हम एक थंब रूल बनाना चाहते हैं ज्यादा डिस्कस किए बगैर, कि अगर कैपेसिटर से बैटरी जुड़ी हुई है और तुम कुछ नाटक करोगे तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ चार्ज बैटरी से कैपेसिटर में चला जाए और ये भी पॉसिबल है कि कुछ चार्ज कैपेसिटर से वापस बैटरी में चला जाए। परंतु फाइनली ये सब होने के बाद दोनों का वोल्टेज फाइनली बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। ऐसा ही बस आप अभी तो लिख दीजिए, when battery remains connected and somehow C is changed, when battery remains connected and somehow capacity is changed, then charge will flow from the battery to capacitor, or from capacitor to battery, कुछ भी हो सकता है, or from capacitor to battery until the both are again at same potential, at battery potential. चार्ज ऐसा ही नहीं होता है खाली कि चार्ज हमेशा बैटरी से जाता है कैपेसिटर में। कभी कभी ऐसा भी होगा कि चार्ज कैपेसिटर से बैटरी में जाएगा। चार्जिंग करते हैं बैटरी की, इन्वर्टर की चार्जिंग करते हैं, इन्वर्टर की जो बैटरीज हैं, जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर की बैटरीज हमें बिजली देती हैं,
और जब बिजली लौट आती है वापस इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो बैटरी चार्ज होती है। तो बैटरी के अंदर भी चार्ज जाता है, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचना कि चार्ज बैटरी से खाली हम निकालते हैं, सेकेंडरी सेल्स में तो हम उनको चार्ज कर भी लेते हैं ना वापस, वही चीज है। तो हमें कुछ नहीं मालूम कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमें पता है कि अगर बैटरी जुड़ी है ना तो चार्ज का सोर्स जुड़ा है, तो चार्ज आएगा जाएगा, और फाइनली हर हाल में कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। लगातार वोल्टेज बना रहेगा, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ऐसा नहीं है। तो लिख दीजिए, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट कंटिन्यूअसली रिमेन कांस्टेंट। वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट रिमेन थ्रू आउट कांस्टेंट। कैपेसिटर का वोल्टेज थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहता, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। Charge flows from B to C or C to B. Charge flows from high potential to low potential. And finally, when the steady state is reached again, voltage becomes same. Finally voltage same रहता है, बीच में वोल्टेज सेम नहीं रहता। फिर हम तो केस 2 पे आ रहे हैं। बैटरी इज रिमूव। मतलब कैपेसिटर इज चार्ज by connecting it to battery. Capacitor is charged by connecting it to battery, and the capacitor is then, ऐसा बोलते हैं, isolated, मतलब moved away from the battery. ये है आइसोलेटेड वर्ड, न्यूमेरिकल में कभी कभी यूज करते हैं। आइसोलेटेड वर्ड ले लिया मतलब आपने इसको चार्ज कराया बैटरी से, और उसके बाद आप कहीं दूर ले गए कैपेसिटर, बैटरी से दूर ले गए, कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद उसको आइसोलेट कर लिया, बैटरी से दूर ले गए। कभी कभी न्यूमेरिकल में वो कुछ भी नहीं बताता कि बैटरी लगी है कि हटा ली है, तो हम ये मानते हैं कि हम हमेशा फिर हटा ही लेते हैं। लिख दीजिए, नथिंग मेंशन्ड, always assume that after charging the capacitor, it has been disconnected from the battery. ठीक है। अब मेन जो सेलिएंट कंडीशन हमारे को समझ में आ रही है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, वो क्या है? अगर बैटरी लगी रहती थी तो वोल्टेज कांस्टेंट, हाँ शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बैटरी हटा ली, चार्ज के आने जाने का रास्ता ही खत्म, न चार्ज कहीं आ सकता है न कहीं जा सकता है। ब्रेकडाउन की कल्पना हम करते नहीं है कभी। कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू बैटरी में ही चार्ज आता जाता है, हवा में आता जाता नहीं है, वो हम इमेजिन कभी नहीं करते। ब्रेकडाउन के बारे में हमें नहीं सोचना है। और जब आप बैटरी हटा के ले गए तो चार्ज के आने जाने का रास्ता हटा लिया आपने, न चार्ज कहीं और से और आ सकता है और न कहीं और जा सकता है। अब एक बात की गारंटी कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लिख दीजिए, now charge cannot flow in the capacitor or from the capacitor. अब चार्ज का आने जाने का रास्ता नहीं है, चार्ज बह नहीं सकता, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर will remain constant. बस
हम तो अभी फिलहाल अपनी यही समरी पढ़ रहे हैं। नंबर 1, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी से ही मेरा मतलब है, अगर वो कहता है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो इसका मतलब है V से। और नंबर 2, अगर आइसोलेटेड बोलता है, आइसोलेटेड बोलता है तो Q से। बस हमें अपने दिमाग में ये दो चीजें भर लेनी है, और बस इन्हीं कहते हैं, इनमें ज्यादा नहीं सोचेंगे। इसमें तो फिर सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपने बैटरी हटा ली तो चार्ज ना तो कहीं से आ सकता है ना कहीं जा सकता है, तो चार्ज तो झक मार के सेम रहेगा। पर अगर बैटरी लगी हुई है तो वोल्टेज फाइनली सेम। बीच में तो कुछ कुछ हो सकता है, पर इवेंचुअली वोल्टेज सेम। और हम सिर्फ फाइनली की ही बात कर रहे हैं आपसे, इससे ज्यादा फिलहाल हमें कुछ सोचना नहीं है। तो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं, the capacitor is charged and isolated. Charge है isolated. Distance between the plates, distance between the plates is made D2 from D1. प्लेटों के बीच में डिस्टेंस पहले D1 था, अब मैंने बढ़ा के D2 कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज, इज इंक्रीज्ड टू, इज इंक्रीज्ड टू D2 फ्रॉम D1। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done by the external agent, calculate the work done by the external agent. कैपेसिटर को पहले मैंने चार्ज किया और बैटरी हटा ली, तो यही Q के टर्म्स में, D1 के टर्म्स में, D2 के टर्म्स में और एरिया के टर्म्स में, A के टर्म्स में आपको बताना है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो थ्योरी से सोच के बताते हैं कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? सर क्योंकि अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, तो बहुत फिर बढ़िया अपने है। को फोर्स लगेगा। सुपर। हाँ, दोनों प्लेटों के बीच में अट्रैक्शन होता है और प्लेटें खुद तो चाहती हैं कि वो पास आए, पर आप अगर उनके बीच में दूरी बढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम जब वर्क करेंगे तो जो हम वर्क करेंगे उससे एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, दैट विल गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम। ऐसे ही लिख दीजिए कि डिस्पाइट अट्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड। Despite attraction, distance between the plates is to be increased. So the external agent will have to do some work. The external agent will have to do some work. And this work done will get stored in the system. This work done will get stored in the system in the form of its change in potential energy. In the form of its change in potential energy. ठीक है? ये थ्योरी अगर मुझे नहीं समझ में आ रही तो भी मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एनर्जी इनिशियल ले लेता हूँ और एनर्जी फाइनल ले लेता हूँ, और फॉर्मूला में हाफ क्यू स्क्वायर वाला पसंद करूंगा क्योंकि दोनों बार चार्ज सेम है ना। फॉर्मूला ही का तो खेल है, कौन सा लेते हैं आप? फॉर्मूला हाफ सी डी स्क्वायर लेते हैं कि हाफ क्यू स्क्वायर बस ही लेते हैं? पहले ही मुझे लिख देना चाहिए, यहाँ पर अलग से लिख देना चाहिए। If battery is removed, then for energy use the formula half q square by c. Q square for energy use the formula half q square by c because q is constant. और जहां आपने शुरू में लिखा था ना बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, पहले हेडिंग दी थी एक बार केस 1 में, वहां लिख दीजिए फॉर एनर्जी प्रेफर हाफ सी वी स्क्वायर।
जहां आपने केस 1 लिखा था वहां आप लिख दीजिए फॉर एनर्जी प्रिफर हाफ सी वी स्क्वायर बिकॉज वोल्टेज इज कांस्टेंट, और केस 2 के साइड में लिख दीजिए फॉर एनर्जी यूज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, फॉर एनर्जी यूज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी बिकॉज क्यू इज कांस्टेंट। तो अब तो हो गया मेरा जो वर्क डन है वो u फाइनल माइनस u इनिशियल है, मैं हाफ क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और मेरे ख्याल से 1/c फाइनल माइनस 1/c इनिशियल है, और c का फॉर्मूला अपने दिमाग में भर लेता हूँ, डायरेक्टली तो कहीं है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d, तो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट a बाय d फाइनल माइनस एप्सिलॉन नॉट a बाय d इनिशियल। बात खत्म हो गई साहब। जो वर्क डन है वो शायद अपने आप पॉजिटिव आ रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट a कॉमन और फिर शायद d2 माइनस d1, ये हमारा आंसर है, ये अपने आप पॉजिटिव आ रहा है। हमें इसकी थ्योरी में ज्यादा पढ़ना नहीं है कि क्या है? हाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा हमें इसमें ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, उठा के सट तो से कैलकुलेशन कर दो आप। रूहानी एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी ये है, अगर फर्क कहीं पड़ा है तो सी पे पड़ा है तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं ऐसा लिख लूं और सी होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d और आपने केवल d चेंज किया है तो d वाले टर्म डिफरेंट कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई। यही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हम जनरल एक साथ कई सारे चेंजेस एक साथ पढ़ लेते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। A capacitor is charged and isolated. A capacitor is charged and isolated. Full stop. Now distance between the plates is increased. Now distance between the plates is increased. So what happens to the following? What happens to the following? बढ़ेगा कि घटेगा ये आपको बताना है। कैपेसिटर को चार्ज किया और हटा लिया और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। इंक्रीज बोला ना मैंने, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। अब आपको बताना है कि एक एक करके पूछूंगा क्या क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फॉलोइंग? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फॉलोइंग? नंबर 1 कैपेसिटी, डिक्रीज, कैपेसिटी, हाँ सही कहा आपने अनुष्का, एप्सिलॉन नॉट a बाय d और d बढ़ गया। ये फॉर्मूला पूरा फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे। कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट a बाय d, c प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d, d हो गया है बढ़ गया है तो c डिक्रीज हो गया। ओके, नंबर 2 q चार्ज remain same. सेम आइसोलेट कर लिया है, ना कहीं आने का है ना जाने का है, लॉकडाउन में पड़ा हुआ है ये तो, ना कहीं आ रहा है ना कहीं जा रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट। बैटरी हटा ली हमारी, बैटरी नहीं है, एनर्जी कहां से आएगी, चार्ज कहां से आएगा। नंबर 3 वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स Increases. तो मैं Increase. से ले लेता हूं, Q तो सेम है तो V proportional to 1 by C, तो V proportional to D, Q is equal to CV, Q कांस्टेंट है, जितना वो फार्मूला से फैसला लीजिए, थ्योरी से कोई फैसला मत लीजिए। V is proportional to 1 by C and C is proportional to 1 by D, so V is proportional to D। तो हमने अलग से भी देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो V होता है KQ by D। अब क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपने क्रिएट किया है उस पोर्शन में भी E तो पैदा होगा और E into D वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला है आपके पास? नेक्स्ट चीज मैं यही पूछ रहा हूँ, इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। इंक्रीज, इंटेंसिटी सेम रहेगी
क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है बेसिकली चार्ज पे। चार्ज चेंज नहीं हुआ है, चार्ज चेंज नहीं, फील्ड कौन पैदा करता है? चार्ज। चार्ज चेंज ही नहीं हुआ है। इंटेंसिटी का आज भी फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वरना सिग्मा तो चेंज हुआ नहीं है, क्यू बाय ए। इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आज भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों का मिला के। और नहीं तो मुझे जो बेस्ट फॉर्मूला पसंद है वो है ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेस्ट इन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में तो मैं चाहता हूं यही इसी पे ध्यान जाए आपका। हालांकि बेसिक कॉज ये है, चार्ज से फील्ड पैदा होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई V is directly proportional to D, तो V by D is a constant। V by D is a constant, वो तो अभी देखा था, V proportional to D, तो V by D तो constant ही रहेगा। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी सेम बनी रहती है। इंटेंसिटी सेम बनी रहती है। पहले ये कंडीशन थी ना, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे ना तो जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगी उसमें भी सेम फील्ड रहेगी, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। जितनी तुम प्लेटें खींचते जाओगे तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, पर इंटेंसिटी जो क्रिएट होगी वो सेम ही रहेगी। इंटेंसिटी चार्ज पे डिपेंड करती है और प्लेटों का चार्ज चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। रेनी और नेहल ने थम्स अप किए हैं, मोनिश ने थम्स अप किया है, सही। इसका मतलब आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय करो तो थम्स अप करो साहब। इरशाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंटेंसिटी भी हो गई। अब आप लिखो इसमें नेक्स्ट लिखो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। सेम, है? कांस्टेंट, अरे नहीं यार, इसके पहले न्यूमेरिकल करा था। इंक्रीज। अपन ने इसके लिए इसीलिए तो न्यूमेरिकल कराया था आपको। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लेंगे रेनी? हाफ क्यू वी स्क्वायर, हाँ, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सी, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डी। हमने इसके पहले वही न्यूमेरिकल किया था। गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पार्टिसिपेट करें क्लास में, आंसर्स दें, और गलत होगा तो आप और ज्यादा अपने अच्छे से आपको हिट करेगा कि कहां आपने गलती की। चुप बैठे रहने में कोई ग्रोथ नहीं है, आंसर देने में आपका डेवलपमेंट है, भले और गलत हो तो ज्यादा डेवलपमेंट। जितना आप गलत करो, जितना आप स्ट्रगल करो, उतना आप में डेवलपमेंट बढ़िया होगा। स्ट्रगल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ग्रोथ होगी, तभी डेवलपमेंट होगा। और गलतियां होनी ही चाहिए। ज्यादा हिट करता है कि आपने कहां गलती की, ज्यादा समय तक याद रहता है। गॉट इट? तो यार वही रीजन है ना कि प्लेटों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और उसके बावजूद तुम दूरी बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें वर्क करना ही पड़ेगा, तो एनर्जी स्टोर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंटेंसिटी में और एनर्जी में फर्क है। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हुई है, एनर्जी डेंसिटी तो सेम है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हुई है उस वॉल्यूम में भी तो एनर्जी आई है ना। ये लाइन लिख लेते हैं, आपकी बात लिख दीजिए। द एनर्जी स्टोर्ड in the extra volume created, in the extra volume so created, increases the total stored energy of the system. Increases the total stored energy of the system. ठीक है? और अब मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूं, नेक्स्ट है पार्ट मेरा, the force of attraction between the plates. सेम। मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है।
डाइलेक्ट्रिक जो पढ़ाया था तब आपको पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज सेम है ना, अरे तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, सर तो उस पर डिपेंड नहीं करता ना। तो चार्ज भी तो सेम है, तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। तो चार्ज भी तो सेम है। अरे अबे तो डिस्टेंस का जवाब देना। सर उस पर डिपेंड नहीं करता। बोलने दो ना इसको, अनुष्का को बोलने दो ना, पढ़ी हुई है वो। चार्ज भी तो सेम है, चार्ज भी तो सेम है, घर से लाई है क्या? डिस्टेंस के बारे में बात की जाए मुझसे, अरे Q1 Q2 का d स्क्वायर होता तो डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स चेंज होता ना। अभी डाइलेक्ट्रिक का सवाल नहीं है, मैंने पहले आपको पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक। अब कह रहा हूं प्लेटों के बीच में फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं फॉर्मूला सोचूंगा। फोर्स का आज भी फॉर्मूला है ये -q × E, और ये E आज भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब फोर्स का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। आंसर सेम था, सही था, और वो क्रॉस क्वेश्चन किया जाए और ऐसे डराया हरा जाए, थोड़ा जोर से बोला जाए तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। You have to counter that, you have to overcome that. आपका डी का ये जवाब देना था कि फील्ड डी पे डिपेंड नहीं कर रही। फोर्स का फॉर्मूला ये दिमाग में बैठना चाहिए, Q1 Q2 का डी स्क्वायर नहीं। इसका चार्ज सेम है और इसने जो फील्ड पैदा की है वो सेम। बेसिकली मैंने ये कहा था कि जब तक चार्ज सेम है तब तक फोर्स सेम, जब तक चार्ज सेम है तब तक फोर्स सेम है। वो एक थंब रूल बन गया। और केसेस डिस्कस करेंगे, हो सकता है उसका कोई एक्सेप्शन भी निकल आए, वो बात की बात है। फिलहाल तो आप यही मान लीजिए कि as long as charge is same, as long as charge is same, force between the plates will be same, force between the plates will be same, whether we change the distance between the plates, whether we change the distance between the plates or put a dielectric in between the plates, or put a dielectric in between the plates. अगर चार्ज सेम है तो फील्ड जो है वो चार्ज से पैदा होती है और फोर्स फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चार्ज सेम है तो ना तो फील्ड चेंज होगी ना तो फोर्स चेंज होगा। Q सेम रहेगा, बैटरी आइसोलेट कर दी, C चेंज होगा, V चेंज होगा, पर E चेंज नहीं होगा, है ना। यही समरी है इस समय। अगर आइसोलेटेड है, अगर आइसोलेटेड है तो Q सेम, और आइसोलेटेड है और D इंक्रीज किया गया है, Q सेम, E सेम, फोर्स सेम, कैपेसिटी डिक्रीजेस, V इंक्रीजेस, और क्या बचा, कुछ बचा? चार्ज सेम तो इंटेंसिटी सेम, फोर्स सेम, और एनर्जी, हाँ एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज। अगर डिस्टेंस बढ़ाया है तो ये इसकी पूरी समरी हो गई। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इसे याद करो, पर हाँ आप इन्हें और अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। अगर आइसोलेटेड है और डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है तो ये तो फिर कभी चेंज नहीं होगा, पर हाँ कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हो। ऐसा लिख दीजिए, बाय चेंजिंग डी वी आर चेंजिंग द कंस्ट्रक्शन। अगर डी चेंज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं, हेंस सी विल चेंज, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड अ प्रोडक्टिव डे। मेहनत करिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.